प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अशोक मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा कक्षा बीए भाग तृतीय के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र प्रथम परिचयात्मक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के सिलेबस और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको ज्ञात होना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के सिलेबस को 3 इकाइयों में विभाजित किया है। तीनों इकाइयों में कुछ टॉपिक निश्चित किए गए हैं, जिसका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र भी सिलेबस की यूनिट के अकॉर्डिंग 3 भागों में बटा हुआ आता है और हमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। जो 12 क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, वो तीनों यूनिटों में से क्वेश्चन होते हैं और 12 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की इकाई ए। यहाँ जो पाठ्यक्रम दिखाया गया है वो इकाई फर्स्ट है या ए इकाई का सिलेबस है और उसमें जो टॉपिक हैं वो यहाँ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है समष्टि आर्थिक चरों की मूल अवधारणा और विधि। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स हैं, विभिन्न चर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वह है वास्तविक और काल्पनिक मात्रा, एक्चुअल और नॉमिनल क्वांटिटी। इन दोनों का अर्थ और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण जो चर है स्टॉक और प्रवाह चर, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा टॉपिक है मुद्रा का मूल्य। पांचवा है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, जिसे हम स्फीति, अविस्फीति और स्टैगफ्लेशन के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे। और 6 और इकाई फर्स्ट का अंतिम टॉपिक है मुद्रा की मांग का फिशर, कैम्ब्रिज और कीन्स का सिद्धांत। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि मुद्रा की मांग क्या होती है और उसके संबंध में इरविंग फिशर, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों और जॉन बेनार्ड कीन्स ने क्या सिद्धांत निर्धारित किया है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो इकाई ए में हैं। तो यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि इन 6 टॉपिक्स में से कोई भी एक छोटा प्रश्न, जो हम 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन 3 इकाइयों में से आएंगे, तो एक इकाई में से 4 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कोई 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से 3 नंबर के आएंगे। ठीक ऐसे ही 2 क्वेश्चन निबंधात्मक आएंगे, जिसे हम 15 नंबर का क्वेश्चन कहेंगे। और ये 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर हमें आंसर बुक में लिखना होता है। तो ये जो फर्स्ट इकाई है, इसको हम यह दृष्टिकोण रखते हुए पढ़ेंगे कि इसके छोटे क्वेश्चन भी हमें समझ में आने चाहिए, क्योंकि कोई भी 4 क्वेश्चन हमें इसके हल करने होंगे और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी
आपको इसके अच्छे से समझना है, क्योंकि कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें से बड़े आएंगे और उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हमें कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ना है, उसे हमें अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यहाँ पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसका क्या महत्व है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त परिचय लेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। फर्स्ट ईयर में अवधारणाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसे परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने 5 भागों में विभाजित किया था। इसमें हमने पढ़ा उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को केवल 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिनमें से पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम बीए पार्ट सेकंड में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम थोड़ा परिचय समष्टि अर्थशास्त्र का लेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रादुर्भाव है या इसके महत्व में या इसकी लोकप्रियता में जो बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई वो 1930 का समय था। जैसा कि आपको विदित होगा, 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर आया था, जिसमें बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं धरातल पर आ गई, अर्थात वहाँ बहुत मंदी का दौर शुरू हो गया। उसके समाधान के लिए विश्व के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अनेक उपाय सुझाए, लेकिन केन्स ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व पर बल दिया और उन्होंने उस समय की आर्थिक मंदी के समाधान के लिए समग्र रूप से प्रयास करने पर बल दिया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक व्यय और निवेश में वृद्धि का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। केन्स ने समग्र मांग में वृद्धि के लिए कुल उपभोग, निवेश और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताए और ये उपाय उस समय कारगर सिद्ध हुए। इसलिए 1930 के बाद से ही समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व और लोकप्रियता में तीव्रता से वृद्धि हुई। तो यहाँ हम इसका जो परिचय उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं के संपूर्ण रूप से अध्ययन पर बल दिया जाता है। जैसा कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत और सूक्ष्म इकाइयों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन करने पर बल देता है। अब इसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे कि जो मैक्रो शब्द है, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, और ये मैक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा यानी लार्ज। अतएव समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर आदि ऐसे टॉपिक हैं जिनका हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हम अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के कुल, औसत और कुल समूहों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार गार्डनर एकले के अनुसार
समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है, जैसे कोई अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उसके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार और कीमत स्तर। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण या समग्र रूप से अध्ययन पर बल देता है, इसलिए इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट। और इसमें जो इसका महत्वपूर्ण उपकरण है वो राष्ट्रीय आय है, इसलिए इसे आय सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों का या किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि राष्ट्रीय आय इसका प्रमुख उपकरण है, तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि इसमें राष्ट्रीय आय के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसका जो विषय है वह है रोजगार का सिद्धांत, कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी के क्या कारण हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिगत या किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं करके हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में जो सिद्धांत हैं उन रोजगार के सिद्धांतों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद मुद्रा का सिद्धांत, क्योंकि मुद्रा का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो हम इसके अंतर्गत मुद्रा से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा परिमाण सिद्धांत का भी अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांतों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी देश में सामान्य कीमतों में जो वृद्धि और कमी आती है उसके क्या कारण हैं, जिसमें हम मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर आर्थिक विकास का सिद्धांत, अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किन मॉडलों का और किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए, उन विभिन्न विकास के सिद्धांतों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का निर्धारण कैसे होता है और उसके कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। फिर वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और अंतिम इसका विषय क्षेत्र है व्यापार चक्रों का सिद्धांत, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और तेजी का जो दौर आता है, जिन्हें हम व्यापार चक्र कहते हैं, उनके क्या कारण हैं और उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का लाभ, क्या उपयोगिता है समष्टि अर्थशास्त्र की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो इसका महत्व का हम थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं कि 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान समष्टि अर्थशास्त्र ने ही विश्व को आर्थिक मंदी के दौर से उबारा था। तो इसका जो महत्व है वो बहुत ही व्यापक है, उसे भी हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समाहित करेंगे। अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है आर्थिक नीति निर्धारण, कि किसी देश की सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण और किस प्रकार से करेगी, इन सब बातों का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही कर पाते हैं और उसकी उपयोगिता को भी हम समष्टि अर्थशास्त्र से ही समझ सकते हैं। फिर व्यापार चक्रों पर नियंत्रण का जो कार्य है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है।
सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों के नियंत्रण में भी समष्टि अर्थशास्त्र हमें महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग प्रदान करता है कि किस प्रकार हम कीमतों को नियंत्रित रख सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही कर सकते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है और किस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अधिक महत्व है। इसको रेखांकित करने के लिए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र ही हमें पंचवर्षीय योजनाओं के प्लानिंग में सहयोग प्रदान करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र से सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों के योग से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। फिर सामूहिक आर्थिक विरोधाभासों का हल भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई विरोधाभास अर्थशास्त्र के अंतर्गत फेस करने होते हैं, तो उनका समाधान भी समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा होता है। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन और बेरोजगारी को दूर करने के विभिन्न उपायों का सुझाव भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है। आर्थिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, इसलिए आर्थिक विकास का जो अध्ययन है वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही कर पाते हैं। भौतिक कल्याण का अनुमान लगाने में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक, क्योंकि जब भी हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो हम वहाँ समग्र के आधार पर, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, औसत आय यानी जैसे प्रति व्यक्ति आय, इनके आधार पर ही दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं। तो ये अवधारणाएं हमें समष्टि अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहयोग प्रदान करता है। अब हमने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में पढ़ा, उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिनको लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र की आलोचनाएं भी की हैं। तो उनकी जो सीमा है उसमें हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे और पहला बिंदु है व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र भी व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर है, जबकि यह व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करता है। तो इसको लेकर हम समष्टि अर्थशास्त्र की आलोचना कर सकते हैं। दूसरा है विभिन्न इकाइयों के माप में कठिनाई, क्योंकि एक व्यक्तिगत या सूक्ष्म इकाइयों की माप तो हम कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जब हम समग्र इकाइयों का माप करते हैं तो वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य होता है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाई को मापा जा सकता है, लेकिन जब हम एक विशाल अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाई की माप करते हैं तो वहाँ हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है समूह की तुलना में समूह की बनावट महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा दो देशों की या दो राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समष्टिगत निष्कर्षों के आधार पर ही तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस समूह की हम तुलना कर रहे हैं उस समूह की बनावट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उसकी बनावट पर फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट है एक समूह के विभिन्न प्रभाव, क्योंकि हम यहाँ ये तो कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक समूह के रूप में अध्ययन करते हैं, लेकिन
एक समूह के विभिन्न क्षेत्रों पर या विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं जिनका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समाधान नहीं सुझाया गया है। फिर है सीमित व्यवहारिकता, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र की जो व्यवहारिकता है या इसका जो प्रैक्टिकल में जो उपयोग है वो सीमित है। कहने में हमें बहुत आकर्षक और अच्छा लगता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसका महत्व सीमित है। और अंतिम है व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा, जो कि हमने पहले पॉइंट में इंगित किया था कि ये व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करता है, जबकि व्यक्तिगत इकाइयों के योग से ही समष्टिगत अर्थव्यवस्था या समूह बनता है। इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करके हम समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा करता है। तो ये बहुत सारी इसमें हमने कुछ कमियां देखी, लेकिन इन कमियों का तात्पर्य ये भी नहीं है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने इसके महत्व के बिंदुओं के बारे में भी अध्ययन किया। तो अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समष्टिगत अर्थशास्त्र 1930 की आर्थिक मंदी के बाद महत्वपूर्ण रूप से लोकप्रिय और प्रचारित हुआ, और उसके महत्व में लगातार वृद्धि हुई है। आज भी विकासशील और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में समष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व उतना ही प्रासंगिक है जितना 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान था। धन्यवाद।